ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्या दिया था आप लोगों को, डिस्कस कर लेते एक बार। ओके, देखते हैं फिर लोग सीट में S1 एक्सरसाइज में थर्मोकेमिस्ट्री में दिया था मेरे ख्याल से, है ना? और कोई रेस थी क्या? नहीं, S1, O1 और जे मीन्स। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री की सीट में S1 एक्सरसाइज में, थर्मोकेमिस्ट्री में S1 एक्सरसाइज में कुछ पूछना है किसी को जो भी होमवर्क दिया है? फिर O1 में बताओ 19 नंबर। अरे रेजोनेंस एंथैल्पी और दे दिया मैंने क्या? ठीक है, आप सर्कल कर लो। बॉन्ड एंथैल्पी में था तो मुझे लगा शायद वो हो जाएगा, और रेजोनेंस एंथैल्पी नहीं कर पाओगे अभी। 19 रहने दो आप। O1 का 19 नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बताओ 31, इसका 31 भी दिया था, वो भी पूछना है। 30, 22, 21, 22 और 31। 21 तो बेटा सिंपल ही लग रहा है। मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करके CH3Cl और HCl है। मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करके CH3Cl और HCl है। डेल्टा H गिवन है 25, माइनस में ClCl बॉन्ड लेंथ निकालनी है। तो डेल्टा H इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी का दिया जाए तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 4 CH बॉन्ड की एनर्जी और X, ClCl की Y, रिएक्टेंट हो गया। इसमें 3 CH की X, 3X, एक C सिंगल बॉन्ड Cl की 84, एक HCl की 103, ऐसा ना? और दूसरी इक्वेशन आएगी X/Y की वैल्यू 9:5 ही रखा है। दो इक्वेशन, दो अननोन। नहीं आ रहा आंसर क्या? नहीं आता है कुछ। हाँ, आ रहा हूँ इसमें 21 ना, तो ये तो मतलब कुछ और नहीं है, इसमें है तो ही करना। और आता है आंसर, तो कुछ कैलकुलेशन अगर कर दिया होगा। 22 में आपको ये बोला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का, फॉर्मेशन अमोनिया का दे रखा है। एंथैल्पी फॉर्मेशन H2 का फ्रॉम इट्स एटम्स इज -436, N2 का -112 है। हाँ, उसने क्या किया, चेंज कर दिया लैंग्वेज उसने। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दे रखा है, तो फॉर्मेशन का मतलब NH3 गैस फॉर्म करना है, हाफ ऑफ N2 गैस और 3/2 H2 गैस, है ना? ऐसा कुछ दे रखा है। अमोनिया कितना है? -46, ये वैल्यू है -46। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किससे? इसके एटम से। ये वैल्यू है -436, समझ रहे हो? अब अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी सोचूं हाइड्रोजन का, तो बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन का लिखेंगे कैसे?
इसका उल्टा लिखेंगे ना, तो एक्चुअल में +436 हो गया। ऐसे ही बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N की कितना 712 हो गई। समझ रहे हो, उसने क्या किया, उस लैंग्वेज घुमा दिया है उसने परेशान करने के लिए कि H2 का फॉर्मेशन उसके एटम से ही -436 है, तो बॉन्ड एंथैल्पी तो उल्टा लिखती हूँ ना, H2 से 2H, वो 436 हो गया। अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N की गिवन है, NH3 का निकाल लो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट हाफ N2, तो 712/2 और 3/2 इंटू 436 माइनस कितने बॉन्ड, 3 NH बॉन्ड की एनर्जी, बस ऐसे NH बॉन्ड की एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ और किसी को 31, अच्छा इसी का 31, ओके। और ये देखो एक दो रिएक्शन गिवन है, एक में HAuCl4 जनरेट हो रहा है, एक में HAuBr4 जनरेट हो रहा है। ठीक है, दोनों का डेल्टा H गिवन है। एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें 0.44 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो रही है जब 1 मोल इसका 4 मोल एसएल रिएक्शन करता है। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ HAuBr4 इंटू HAuCl4, तो क्या कह रहा है, 1 मोल HAuBr4, 1 मोल HAuBr4 4 मोल HCl से रिएक्शन करता है, तो क्या बन जाएगा, HAuCl4 प्लस 4HBr। इसमें 0.4 किलो कैलोरी, 0.44 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हुई, ऐसा लिखा है। अब क्या मैं इसके डेल्टा एच निकाल सकता हूं यूजिंग गिवन रिएक्शंस? मुझे लेफ्ट में चाहिए HAuBr4, कहां से HAuBr4 लेफ्ट में आ सकता है, सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करके, तो उसको हो जाएगा +36.8, और जो फर्स्ट है उसको ऐड कर देता हूं मैं उसमें, तो कितना हो जाएगा, -28। सही कर रहा हूं ना? तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 8.8 किलो कैलोरी। समझ रहे हो ना? ये तब की है जब 1 मोल HAuBr4 4 मोल HCl से रिएक्शन करता है, तब का इतना एनर्जी है। और एक्चुअल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 0.44 किलो कैलोरी हीट एक्चुअल एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, HAuBr4 एक्चुअली में जो आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितना होगा। अब देखो, अगर ये पूरा 1 मोल रिएक्शन करता तो 8.8 किलो कैलोरी आता, अभी कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, 0.44 किलो कैलोरी। इसका मतलब जो हीट एब्जॉर्ब तो रिएक्शन हुई है वो इनकम्प्लीट है। तो अपन को निकालना क्या है कि परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन कितना होगा, 0.44 अपॉन 8.8 इंटू 100। समझ रहे हो ना कैसे किया है भाई? अगर पूरी 1 मोल की रिएक्शन होती तो 8.8 किलो 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 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होती, अभी कितनी हो रही है, 0.44। इसका मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरह से कर लेंगे अपन। ठीक है, फिर आगे बताओ, ये हो गया अपना O1 का। फिर जे मेन्स O2 भी दिया था, H2 दिया था, H2 में 1 2 3 दिया है, कटवा दिया था। अच्छा कटवा दिया था, ओके। जे मेन्स में है ना, काफी कुछ दिया, शायद जे मेन्स में काफी क्वेश्चन दिए थे। कुछ पूछना है किसी को, 9th वाला, ये बेटा तुम्हारे शायद थर्मो में भी क्वेश्चन था, है ना? मैंने ऐसा याद भी लाया था कि थर्मो 1 में क्वेश्चन है ये, है ना, जे मेंस में वही वाला क्वेश्चन है ना। फिर से आपको आएगा, त्योहार आएगा तो फिर से पूछ लोगे, नहीं है ना? ठीक है, अब याद ही नहीं रहता वो जो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है पूछेगा। ठीक है चलो, जैसा भी है, तो आप देख रहे हो कि मतलब जे मेंस और बाकी सब देखोगे तो काफी कुछ ठीक ही ठाक है, अगर आपने ढंग से समझा है और सुना है तो फिर हो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, 7th वाले में एक मिनट देख लेते हैं फिर।
हाँ बेटा, इसमें क्या है ना, सेवेंथ वाले में एक टर्म यूज हुआ है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। मतलब आपने सीट नहीं किया है ना, पहली बार नाम सुन रहे हो तुम लोग, है ना, सीट विट नहीं किया है आपने। तो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर। अपन लिखवाएंगे उसको। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन होना, है ना। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी डेल्टा यू गिवन है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, डेल्टा यू से डेल्टा एच निकालना था। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर की बात कर रहा है वहां पे। ठीक है। हाँ, 15 वाला। देखो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा एच गिवन है, आपको 250 पे निकालना है, तो किरचॉफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे कि आयोडीन का सब्लिमेशन, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस, ठीक है, इसका सब्लिमेशन की एंथैल्पी 24 कैलोरी पर ग्राम। तो 24 कैलोरी पर ग्राम कितना टेम्परेचर पर दे रखा है, 200, तो 473 केल्विन पर। ठीक है, और आपको 250 का मतलब कितना हो गया, 523 केल्विन पर। ये डेल्टा एच फाइंड आउट करना है ना। तो डेल्टा एच T2 मतलब डेल्टा एच एट 523 माइनस डेल्टा एच एट 473 इक्वल टू डेल्टा सीपी रिएक्शन, है ना, T2 माइनस T1, 523 माइनस 473। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी रिएक्शन, सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी रिएक्टेंट, तो 0.031 माइनस कितना हो जाएगा, 0.055। बस इससे कर लेना, रहना चाहिए। ठीक है, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कुछ पूछना है और किसी को, 20 वाला। कौन सा बोला था, 9 नंबर। अरे पीछे का क्वेश्चन है। आप थर्मो वन में जो क्वेश्चन नंबर बताता हूं मैं, अब उसमें भी नहीं याद होगा आपको शायद, है ना। थर्मो वन में 4 नंबर, थर्मोडायनेमिक्स वन में 4 नंबर मीन्स था। है ना। अब आप पूछ लेना, ठीक है ना। और कुछ पूछना है किसी को, S1 का 20, S1 का। हम्म। किसका, लास्ट क्वेश्चन जे मेंस का, 15 नंबर में जे मेंस में। हाँ हाँ, ये स्पेसिफिक हीट है जो अभी कैलोरी पर ग्राम में है।
डेल्टा एच। हाँ जी, डेल्टा सी पे देखो रहता है, लेकिन वहां पर तुम्हारा डेल्टा एच भी पर मोल में होता है ना, डेल्टा एच भी पर मोल में होता है, तो डेल्टा सी पी ले जाते हो। अगर डेल्टा एच तुम्हें कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है, तो आप उधर भी पर ग्राम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन का मोलर मास के चाहो तो तुम हर एक में पर मोल निकाल लो, मल्टीप्लाई करके मोलर मास से। लेकिन लेफ्ट में क्योंकि डेल्टा एच टी टू माइनस डेल्टा एच टी वन वो भी कैलोरी पर ग्राम में है, तो उधर भी हम कैलोरी पर ग्राम पर ले सकते हैं, इसलिए किया था अपन ने। और 20 नंबर एस वन का, ओके एस टू कहाँ दिया था बच्चे बोले नहीं, एस टू काटवा दिया था बता रहे, तो छोड़ो फिर अगली क्लास में देखेंगे क्या करेंगे। नहीं किया होगा, अब बाहर पूछ लेना, आप पूछना हो तो, है ना। थर्मो की बता रहे हो क्या, थर्मो के टू बोल रहे हो कि थर्मो केमिस्ट्री का बोल रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स का बोल रहे हो। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मेथनॉल using following data, enthalpy of vaporization of liquid methanol given है, enthalpy of formation of gaseous atom from its element in standard state given है, और बॉन्ड एंथैल्पी है। तो फॉर्मेशन निकालना है मेथनॉल का, तो आप मेथनॉल की रिएक्शन लिखो, CH3OH लिक्विड, किससे बनाना है, कार्बन सॉलिड से, और 2H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस से, ठीक है ना। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया मेथनॉल का। फिर कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम एलिमेंट, वो दे रखा है। तो एटम का फॉर्मेशन यानी एच गैस का फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से किससे फॉर्म करोगे, H2 गैस हाफ FS2, ये वैल्यू गिवन है आपको 218, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी उनकी भी निकालू तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन की। तो उसको अगर मैं डबल करता हूँ तो H2 गैस से 2H गैस, तो मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूँ, 218 इंटू 2 यानी 436। ऐसे ही मेरे पास ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी, कितना हो जाएगा वो, 2 इंटू 2 4 9, 498, ठीक है। अब दोनों आ जाएगा तो फिर आप इसको बॉन्ड एंथैल्पी रिलेटेड माइनस प्रोडक्ट से कर सकते हो। हाँ, किसका, ओवन का 24th, ओवन का 24th देख लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी XY की, X2 की और Y2 की रेशो में गिवन है, तो बॉन्ड एंथैल्पी XY की, X2 की और Y2 की किस रेशो में गिवन है, 1:1.5। तो मान लेते हैं इसकी X है, इसकी भी X और इसकी X/2। डेल्टा एच फॉर्मेशन XY का निकालना है, तो XY का फॉर्मेशन किससे करेंगे अपन लोग, इसके एलिमेंट से, तो हाफ ऑफ X2 प्लस हाफ ऑफ Y2, है ना, क्योंकि एक मोल बनाएंगे फॉर्मेशन के लिए। तो अब जब इसकी एंथैल्पी कितनी गिवन है आपको, -200, ठीक है। अब अपन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी से कर सकते हैं, X2 कितनी है, X, तो इसको P ले लेते हैं वरना फिर X में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो P है, ये P है, और ये भी P है, P/2। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, एक मोल के लिए कितनी है, P, तो हाफ के लिए तो P/2, Y2 के लिए P/2/2, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इसकी P इक्वल टू -200, ठीक है। तो इससे P निकाल लेंगे अपन, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अरे भाई अब क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं पूछ रहे थे एकदम से अब लोग वापस आ गए हैं, जग गए। अभी तो खाली पूछा चार बार, तो नहीं नहीं नहीं, चलो सर ठीक है। एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, 25 नंबर ओवन का, साइक्लोप्रोपेन का प्रोपेन में, इसमें, है ना,
इसमें कह रहा है कि कितना एंथैल्पी चेंज होगा, केवल सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी गिवन है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन होगा, 2 H बॉन्ड होंगे, CH बॉन्ड दो होंगे ना हर तरफ। तो बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट 3 सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी, 6 CH बॉन्ड की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई। प्रोडक्ट में क्या होगा, CH बॉन्ड कितने हैं, 6, एक सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी, एक सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी, ऐसे ही ना। अब ये CH तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी, सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी। ठीक है, कुछ और किसी को है ना, हो गया कि कुछ और भी हो गया। थर्मो में कौन सा पूछना है, बहुत सारे हैं। S2 का आप और एक बार देख लेते हो सोल्यूशन। इसमें बेटा क्या होगा, 10th वाले में जो CV होगा ना, दोनों गैसेस हैं और 0.5 मोल ईच है, तो एक ही कंटेनर में रखा हुआ है, 10वें वाले में दोनों गैस को एक ही कंटेनर में आपने रख दिया है, तो इसका जो CV मिक्सचर का होगा वो निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिविजुअल गैसेस नहीं है। तो CV मिक्सचर का होता है N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये CV मिक्सचर का निकाल के फिर तुम्हें जैसा करते हो ना, गामा मा कैलकुलेट करके कर लेना है, रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। क्या टिफाइन अलग आएगा, नहीं जैसे अपन CV निकालेंगे मिक्सचर का, दोनों के 0.5 है, तो 2R आ रहा है, तो CV आ गया 2R, तो CP आ गया 3R, तो गामा आ गया 3/2। ठीक है, 10th वाले में। अब तुमसे कह रहा है वॉल्यूम 1 से 4 जा रहा है, टेम्परेचर इनिशियल 300 है, तो डेल्टा H निकालने का मतलब NCP∆T निकालना है अपन को। ठीक, तो डेल्टा T के लिए मुझे फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, तो T का गामा-1 से किया, तो इसके बाद अपन करेंगे T1 V1 की पावर गामा-1, T2 V2 की पावर ऑफ गामा-1, और T1 था इसका सर 300, ये 300 बाई T2 इक्वल टू V2 बाई V1, 4/1 की पावर ऑफ गामा-1, 3/2, तो 300 बाई T2 इक्वल टू 8, ऐसा। क्या 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 कैंसिल, 2/3 तो हुआ ये, और V पावर हाफ हो गया ऐसा। अच्छा ये -1 मैंने किया नहीं, के ये हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.52, तो T2 कितना हो गया 150 केल्विन। फिर डेल्टा H NCP∆T लगा दो, आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। 11th वाला, इसमें तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। कौन सा 11th वाला, देखो अच्छा 11 देखो, टाइम थोड़ा लग जाएगा इसमें, लंबा लग रहा है, बहुत बड़ा है ना। 0.5 मोल आइडियल गैस, 300 केल्विन, प्रेशर 2 atm, एक्सपैंडेड इन 3 स्टेप्स। अरे तो बहुत सिंपल लग रहा है, मल्टी स्टेप आइसोथर्मल नहीं आ रहा उससे आंसर। ये तो मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा सा, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं लग रहा है इसमें।
देखो चलो 0.5 मोल है, आइडियल है, टेम्परेचर 300 है, प्रेशर 2 atm आइसोथर्मल है। 2 atm से कहां पहुंचे सीधे अपन 1.6 है, और फिर 1.2 क्या लिखा है, नहीं एक मिनट, स्टैंडर्ड ऐसा ड्रॉप सडनली एंड हेल्ड द कांस्टेंट इक्विवेलेंट द प्रेशर ऑफ ईच, 3 स्टेप हो गए क्या वो। तो ये 1.2 आया, 1 से 0.2 से 1 आया, ऐसा कुछ लिखा है शायद, है ना। वर्क डन निकालना है अपन को। अपन क्या कर सकते हैं, हर पॉइंट पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। आइडियल गैस है, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। माइनस एनआरटी, नहीं इरिवर्सिबल हुआ ना स्टेप ये तो क्या लगा देंगे, माइनस पी एक्सटर्नल एनआरटी बाई पी टू वाला। तो पी एक्सटर्नल पता है, एनआरटी सब पता है, हाँ ठीक है, फिर तो हो जाएगा ये। तो इस स्टेप का वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल एनआरटी 0.5 आर टी इंटू 1/P1 minus 1/P2, 1/P2 minus 1/P1, 1.6 अपॉन 1/2। ऐसे करके सबको निकाला नहीं आ रहा आंसर, उससे सबको जोड़ देना है ना, तो कुछ भी नहीं लग रहा। नहीं, माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई P1। एक मिनट शांत रहो, है ना, समझे। तो ये तो वो होता नहीं, वर्क डन इरिवर्सिबल का पहला स्टेप, दूसरा तीसरा निकाला और सबको ऐड कर देंगे, तो इसमें तो कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा शायद ये, देख के उसको, है ना। कुछ और पूछना है किसी को, 12th वाला भी है, लास्ट है। अरे उधर भी कुछ पूछ रहे बच्चे, वीडियो नॉट क्लियर, क्या है। अभी ठीक है क्या आर्यन, आप तो अनम्यूट होकर बोल रहे थे, अनम्यूट तो करने पे अलाउ किया ही हुआ है। अच्छा नहीं, आज नहीं किया था। ओके, अभी क्लियर है। ओके, भी डिस्कशन ही था, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्या कर रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और रह गया 12th वाला S2 का, है ना, वो भी देख लो भाई। 13th वाला, चलो आज फिर डिस्कशन ही कर लो, है ना। मतलब ऐसा केवल 48 मिनट तक, उसके बाद फिर थ्योरी, है ना। पागलों के ऐसे तैसे खुश हो रहे हो कि कुछ करना ही नहीं है। तुम लोग सभी डिस्कशन कर रहे हो ना, कि नहीं कर रहे हो। बाकी लोग ऐसे ही बैठे हुए टाइम पास निकाल रहे हो, कर रहे हो। ओके चलो, 2 क्वेश्चन रह गए। देखो, दो रिजिड एडियाबेटिक वेसल्स हैं, ए एंड बी, जिन्होंने पूछा हुआ है वो खास तौर पे ध्यान दें, बाकी लोग भी देखो, है ना। वो तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही हिम्मत डोल जाती है, नहीं कि छोड़ो, पाइपलाइन है, ऐसा वेसल है, सीवी है, 300 400। देखो, एडियाबेटिक है तो Q0, दो रिजिड है तो वर्क डन 0। ठीक है, दो कंटेनर हैं, देख लो भाई, ये वैल्यू लगा दिया। जो लिखा है, जो दिया है, पहले मैं उसको मेंशन कर देता हूँ केवल। और नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, वेसल ए है, ये बी है, इसमें है नियॉन,
और इसमें है 2 मोल, है ना। और सीवी इसका है, सीपी दिया हुआ है, ओके। तो सीवी हो गया 3R/2 पहले कंटेनर में 300 केल्विन। ठीक। दूसरे में SO2, सीवी है 3R, सीवी है 3R, 400 केल्विन और कितने मोल है, 3 मोल। ठीक है। अब वॉल्यूम भी दे दिया इसका, अब तो दिया हुआ है 4 लीटर और ये 6 लीटर। फाइनल प्रेशर बताओ। अगर वेल्व की ओपनिंग के बाद 12 किलो कैलोरी हीट इज सप्लाइड इनटू द वेसल। ओके, तो 12 किलो कैलोरी, इसको वेल्व को ओपन किया, ये मिक्सिंग हो जाएगी पूरी तरह से। और मुझे ये बोल रहा है 12 किलो कैलोरी हीट इज सप्लाइड। ठीक है, तो इसमें काम करते हैं कि हमारे पास देखो क्या है ना, वर्क डन तो 0 होगा, तो यहाँ पे जो हीट सप्लाइड है उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। डेल्टा यू टोटल है ना, दोनों का मिला के इक्वल टू हीट सप्लाइड क्यू। हीट सप्लाइड है तो प्लस में आ गया, ये 12,000 हो गया किलो कैलोरी में। और पहली वाली गैस का डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, तो वो क्या होगा, एक 300 केल्विन है, एक 400 केल्विन है, जब मिक्सिंग होगा तो एक कॉमन टेम्परेचर रीच होगा कुछ बीच का। एक का टेम्परेचर घटेगा, एक का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो श्योर है। एक का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक का टेम्परेचर घटेगा। और जो यू होता है वो फंक्शन होता है टी का केवल। आइडियल गैस के लिए यू होता है फंक्शन ऑफ टी का। तो अगर टेम्परेचर बदलेगा इसका तो यू बदलेगा, इसका ही बदलेगा, तो एक का घटेगा टेम्परेचर, डेल्टा यू नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव होने वाला है, तो श्योर है। तो डेल्टा U1 पहले वाले का देखें तो इसके मोल N CV T2 - T1, पता नहीं TF क्या होने वाला है, 300 प्लस दूसरे का देखें N कितना था, N 3 मोल, CV है 3R, TF -400 इक्वल टू 12,000। सही कर रहा हूं ना। ओके, तो ये बेटा कैंसिल हुआ यहाँ पे, एक बार निकाल के देख ही लेते हैं इसको, कैलोरी में है ना ये, तो R2 ले लेंगे। तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ, और ये भी हो गया 6, तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये जगह TF -300 प्लस 3 टाइम्स ऑफ TF -400 इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो, तो 2000। ठीक, ये मैंने 3R को R कैलोरी में लेके 2 हुआ, इधर भी 2 लिया, तो 6 को डिवाइड कर दिया, ये होगा इतना। तो TF 4TF, ये हुआ 300, ये हुआ 1200, 1500। ठीक है, -1500 इक्वल टू 2000, तो 3500/4 केल्विन हुआ। कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 36 होगा तो होगा तो 900 हो जाता नहीं, समथिंग 800, समथिंग 875 शायद। ओके, तो ये हुआ 875 केल्विन। अब मुझे किसी का प्रेशर निकालना था। ओके, प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, टोटल पीवी इक्वल टू RT। तो प्रेशर के लिए हम देखें वॉल्यूम कितना होगा, टोटल मिला के 10, टोटल मोल्स कितने हो चुके हैं, 2 और 3 5। आर की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, 0.08 लेने को, और टेम्परेचर कितना 875, तो ये क्या 2, प्रेशर हो गया 0.08/2 इंटू 875। एक बार चेक करना पड़ेगा, देख लो, हाँ आएगा आंसर, मैच करके देख लो एक बार, है ना, करना तो यही है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को इसमें, हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट, मतलब आप शांत रहो आप लोग, क्या, एक मिनट, हाँ। अब बेटा देखो, क्योंकि गैस जब मिक्स हो रही है ना, तो ये समझो कि रिजिड वेसल है ना, एक्सपेंशन जो होगा, और अगर मान लो ये गैस इधर से इधर एक्सपैंड हुई, ठीक है, तो यहाँ पे तो नियॉन गैस नहीं है ना, यहाँ पे तो इसके लिए वैक्यूम ही, एक तरह से देखा जाए तो जो वर्क डन होगा, ये गैस जब करेगी अगेंस्ट वैक्यूम ही एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो वो आपका वर्क डन तो 0 ही होगा उसके लिए, इंडिविजुअल गैसेस का, है ना।
इस तरह से आप देखो, मिक्सिंग में तो अगर आपकी गैस मिक्स हो रही है तो आप वर्क डन 0 ही बोलोगे, अगर कोई दूसरी वाली गैस का कंपोनेंट इधर कुछ नहीं था तो वो फ्री एक्सपेंशन ही है, वैक्यूम एक्सपेंशन टाइप का ही कुछ है। फिर 13th भी, चलो भाई, एक मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस, एक मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस इनिशियली एट 1200 केल्विन 64 एटीएम, रिवर्सिबल पाथ, एडियाबेटिक, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। देखो, एक मोल आइडियल मोनोटोमिक गैस, देखो कल जैसे क्वेश्चन आए है ना, जैसे तुम्हारे पास मिलेंगे क्वेश्चन भी, आपको ना समझ में आए थर्मो के क्वेश्चन तो पहले आप लिख लो उसको थोड़ा शॉर्ट में, है ना, हो सकता है आपको कुछ दिख जाए पाथ कैसे क्या करना है, क्योंकि ऐसे में क्या है ना, लैंग्वेज पढ़ने में समझ में नहीं आता है क्या क्या लिखी हुई चीजें हैं, और काम की चीजें बहुत कम ही रहती हैं। इसमें एक मोल है, आइडियल है, सीवी है 3R/2, ठीक है, और 1200 केल्विन पर है, 64 एटीएम पर है, और एक्सपैंड किया गया 300 केल्विन पर, इसको एक्सपैंड किया गया 300 केल्विन 1 एटीएम तक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टू अचीव द चेंज अ रिवर्सिबल पाथ इज कंस्ट्रक्टेड, तो एक रिवर्सिबल पाथ बनाया गया दैट इन्वॉल्व एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ इन द बिगनिंग, फॉलोड बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नेटवर्क बताओ, मतलब ऐसा है यहां से अपन को यहां पहुंचना है, और पहले एडियाबेटिक एक्सपेंशन में भी कहीं पहुंचे होंगे, फिर कंप्रेशन में पहुंचे होंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसने। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। देखो ये आइसोथर्मल है, तो यहाँ का टेम्परेचर पता है ना अपन को, 300 केल्विन पता है, तो क्या मैं यहाँ का प्रेशर भी निकाल सकता हूँ? रिवर्सिबल है, लिखा है ना रिवर्सिबल शायद, रिवर्सिबल है, तो क्या मैं यहाँ का प्रेशर नहीं निकाल सकता इन दोनों से? टी की पावर 1 - गामा, टी की पावर गामा से निकाल लेंगे, नहीं रिवर्स, सॉरी यहाँ का है, ओके इसमें नहीं, इसके साथ निकाल लेंगे, ठीक है, प्रेशर भी आ जाएगा यहाँ का, और देखो यहाँ का टेम्परेचर पता चल गया, तो इसका तो तुम निकाल ही सकते हो ना, वर्क डन NCV T2 - T1 होगा यहाँ का, इसमें तो श्योर है, एन पता है, सीवी पता है, T2 T1 सब पता है, तो मालूम पड़ गया वर्क। और इसका वर्क कैसे निकालते हैं? -N, एन पता है, NRT, एन पता है, आर पता है, टी पता है, LN, T1/T2 हो जाएगा ना, यहां से प्रेशर निकाल लेना, यहां से यहाँ का, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, बस हो गया, तो सोल्यूशन में कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं है ना, करना मुझे ही पड़ा, ठीक है चलो, ओके, चलो तो ये थर्मोडायनेमिक्स 1 था पूरा कंप्लीट, है ना, कुछ उधर भी बच्चे बोल रहे हैं क्या, क्या? चलो थ्योरी में आते हैं, ठीक है, 45 मिनट्स पूरे बीते हैं, तो अपन 1 घंटा पढ़ भी लेंगे, है ना, तो वैसे कोई वैसे सर लेट आते हैं, मैथ वाले से क्लास होती है ना, हमेशा देखता हूँ, हमेशा से देख रहा हूँ, वो लेट आते हैं, 6-10 पे आते हैं कई कई बार तो, है ना, दूसरे, वो दूसरे घर आने वाले हैं, छुट्टी पे हैं, वो टाइम से आ रहे हैं, ओके, चलो ठीक है, चलो करते अपन लोग बॉर्न साइकिल थोड़ा बहुत समझ रहे थे, इनफैक्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में बात करें तो हम लोगों ने बॉर्न एंथैल्पी देखा था, और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी देखा हुआ है प्रीवियस क्लास में, और उसके बाद हम लोगों ने नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों एंथैल्पी देख ली थी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि भाई एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से
सुना ध्यान से, एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करते वक्त जो एंथैल्पी चेंज हुआ है ना, एक ही मोल लेना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, फिर से एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन, उस दौरान जो एनर्जी एक्सचेंजेस हुए उसके बारे में। ठीक है, आपको आइडिया रहता ही है कि भाई डेल्टा एच इजी वन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या फिर कब कब ऐसा, उसका ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हो तो नाउनी में अपने पढ़ा हुआ है, मैं तो केवल एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। और ये सब हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि हम थोड़ा बॉर्न हेबर साइकिल समझाना चाह रहे हैं। हालांकि ये अगेन पहले ग्रुप ने डिस्कस किया कि थोड़ा बहुत आपको 11th में बताते हैं पीरियड टेबल में। तो एक बार चीजें सब कंप्लीट कर लेते हैं, एक एंथैल्पी टाइम और बचा है, फिर उसके बाद अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी लिखो, लैटिस एंथैल्पी। हाँ, क्या किसमें था नोट, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा वो सॉलिड सॉलिड वाला ना, पर एटम हीट ऑफ कंबशन में ना। तो अच्छा मैं बॉन्ड हमेशा के बाद लिखवा दूंगा, है ना। तो चलो इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। हाँ तो लिखा है लैटिस एंथैल्पी, हेडिंग डालो लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ब्रैकेट में लिखना फॉर आयनिक सॉलिड्स, लैटिस एंथैल्पी ब्रैकेट में लिखो फॉर आयनिक सॉलिड्स, फॉर आयनिक सॉलिड्स, लैटिस एंथैल्पी ब्रैकेट में फॉर आयनिक सॉलिड्स। तो इसका सिंबल जो है डेल्टा एच एल ई, इस तरह से लिखते हैं डेल्टा एच एल ई। अब डेफिनेशन क्या है कि भाई आपने एक मोल आयनिक सॉलिड लिया, उसको एनर्जी देके, एक ही मोल लेना है आयनिक सॉलिड, उसको एनर्जी देके उसके गैसियस आयन में डिसोसिएट कर दिया। गैसियस होना चाहिए और आयंस होना चाहिए। जब तुम्हारा बॉन्ड एंथैल्पी था तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए था और ये आयनिक बॉन्ड के लिए, लेकिन उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग थी होमोलिटिकली, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग है हेटेरोलिटिकली, मतलब गैसियस आयन में कन्वर्ट करो, बस ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज है, लेटेस्ट एंथैल्पी। तो लिखो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, it is enthalpy change when, it is enthalpy change when one mole of, it is enthalpy change when one mole of ionic solid, when one mole of ionic solid, when one mole of ionic solid is converted, is converted into its gaseous ions, is converted into its gaseous ions, into its gaseous ions, full stop. It is called, आगे लिखना, it is called lattice enthalpy of dissociation, it is called lattice enthalpy of dissociation, it is called lattice enthalpy of dissociation, lattice enthalpy of dissociation. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर मान लो लैटिस एंथैल्पी लिखना है NaCl की, तो NaCl सॉलिड लिखा, क्या लेंगे, एक मोल NaCl सॉलिड, है ना, एक मोल NaCl सॉलिड लो, इसको हीट देके एनर्जी देके आप इसको इसके गैसियस आयन से ब्रेक कर दो, Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, बस ये है लेटेस्ट एंथैल्पी। यहाँ पे एक मोल लेना है, गैसियस आयन में ब्रेक करना है। सपोज करो आपको लिखना है लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ CaCl2, ठीक है, सॉलिड का होता है, यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए, आयनिक सॉलिड होगा, ठीक है। तो एक मोल आयनिक सॉलिड लिया, CaCl2 सॉलिड, एनर्जी देके इसको इसके गैसियस आयंस में ब्रेक कर दिया, बस ये लैटिस एंथैल्पी है इसकी। ठीक है, नोट कर लो इसको, एग्जांपल्स इसके। और बेटा जब तुम ब्रेक करोगे ना तो ये पॉजिटिव होगी, हीट देनी पड़ेगी आपको आयंस में ब्रेक करने के लिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। आप जब गैसेस आयन में ब्रेक, एक्वस नहीं सॉरी गैस होगा, है ना, ये एक्वस लिख दिया मैंने क्या, दोनों गैस होंगे, गैसेस आयंस में सॉरी, तो गैसेस आयन में ब्रेक करना और ये दोनों पॉजिटिव होंगी, ठीक है, गैसेस आयन में ब्रेक करना है।
लिखा। फिर लैटिस एंथैल्पी की देखो एक और डेफिनेशन दी है ना, इसके अलावा वो ठीक उल्टी है कि एक मोल आयनिक सॉलिड फॉर्म करो उसके गैसियस आयन से, उसे भी लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक उल्टा, और बस उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वो भी लिखना पड़ेगा अपन को। इसको ये अपने रिएक्शंस लिख ली हो तो फिर आगे लिखना। इसमें लिखो lattice enthalpy is also defined as lattice enthalpy is also defined as enthalpy change. Lattice enthalpy is also defined as enthalpy change is also defined as enthalpy change enthalpy change when 1 mole of ionic solid is formed, when 1 mole of ionic solid is formed, when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent gaseous ions, from its constituent gaseous ions, from its constituent gaseous ions. ठीक है, from its constituent gaseous ions, तो उसे गैसियस आयन से एक मोल फॉर्म करना है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक उल्टा है। यहां पे क्या होगा कि NaCl कैसे फॉर्म, ब्रेकिंग थी, और NaCl का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो NaCl का फॉर्मेशन क्या होगा, NaCl सॉलिड इसके आयन से बनेगा Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस के। इसको भी मैं एंथैल्पी लैटिस की बोल सकता हूं, लैटिस एंथैल्पी, नाम वही बोला जाएगा, कुछ बस एक में होगा फॉर्मेशन, एक में होगा ब्रेकिंग। अब फॉर्मेशन के वक्त बस तुम्हें याद रखना है कि इसको क्या लेना है, नेगेटिव, और ब्रेकिंग में पॉजिटिव, है ना। केवल नाम होगा लैटिस एंथैल्पी, नाम केवल लैटिस एंथैल्पी बोलेगा, साइन को देख के पता लगाना कि ब्रेकिंग वाली लिखनी है कि फॉर्मेशन वाली लिखनी है। अगर पॉजिटिव हो तो ब्रेकिंग वाली लिखना, और फॉर्मेशन में नेगेटिव वाली लिखना है आपको। ठीक है, नोट करो इसको। आगे बढ़ा जाए। इसमें अपन ने पढ़ ही लिया मेरे ख्याल से सारे डेटा। अपन सीधे आते हैं बॉर्न हेबर साइकिल में, क्योंकि इसका यूज वहीं पे सामने आएगा। तो हेडिंग डालना बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखो बच्चों, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वैसे तो आप लोगों ने 11 में पढ़ा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि आपको 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपको बनाना है तो पहला क्या करना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सही रिएक्शन लिखना, फॉर्मेशन की। फिर लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन वाली, उसकी भी रिएक्शन लिखना। ठीक है, मतलब मैं एक दो स्टेप बता दे रहा हूं। पहला स्टेप क्या करना है आपको, राइट डेल्टा HF रिएक्शन करेक्टली। दूसरा, राइट लैटिस एंथैल्पी रिएक्शन करेक्टली। और थर्ड पॉइंट, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट द साइकिल, कंप्लीट द साइकिल। तो साइकिल बना आपके सामने नजर आएगा, उसको कंप्लीट करना है। हो सकता है क्लियर ना हो जो मैंने लिखा है, अभी धीरे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन को तो समझाता हूं। पहला क्वेश्चन लिखो, एक में पहला स्टेप है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सही लिखना है, फिर लैटिस एंथैल्पी की रिएक्शन सही लिख देना, और फिर साइकिल को कंप्लीट करना। ठीक है, आराम से बन जाता है, बहुत तुम्हें इसमें कोई ऐसा कुछ टफ नहीं लगेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ डेटा के साथ। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट
enthalpy of sublimation of cesium solid. Calculate enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation of enthalpy of sublimation of delta H sublimation है ना, cesium सॉलिड का अपन को फाइंड आउट करना है। डेटा कुछ दे रखे हैं, मैं डेटा लिखता हूं। डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन की 242 किलोजूल पर मोल दी हुई है। डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम गैस की ये गिवन है 375 किलोजूल पर मोल। डेल्टा एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीएल की दी हुई है -350 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CsCl सॉलिड का दिया है -400 किलोजूल पर मोल। और डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी CsCl सॉलिड का दिया हुआ है 620 किलोजूल पर मोल। काफी सारे डेटा गिवन होंगे और आपको एक अननोन डेटा डेल्टा एच सब्लिमेशन इस केस में फाइंड आउट करना है। लैटिस एंथैल्पी पहला क्वेश्चन मैं दिखाऊं करके, आपको बना आइडिया है इसका तो बनाओ, चलो करो। S2 का 15th बता दीजिए। अरे यार ये 4:40 कितने बजे इसने मैसेज डाला था, कितने 14 S2 में, तो 15 वाला कौन है भाई? ये प्रथम मेहरा वही बैठा हुआ है, क्लास से कर रहा है मैसेज। ओके चलो साहब ठीक है, करो है ना। तो S2 के सारे 14 क्वेश्चन अब चेक करवाना तुम क्लास के बाहर, सारे किए कि नहीं किए हैं, है ना। S2 के 14 क्वेश्चन दिखाना किए कि नहीं किए सारे के सारे। ओके चलो करो, उसको करो, छोड़ो। भाई मैंने 450 का पढ़ा है मैसेज, 445 पर नहीं खत्म किया था, फिर बाद में डाला है उसमें। देखो इसमें क्या करना है, आप अगर थोड़ा इसको फॉलो करोगे, कुछ और मेथड पता है तो ठीक है, वरना आप दो रिएक्शन सही लिख देना, फॉर्मेशन की और लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन वाली। कोशिश ऐसा करना कि सीजियम के नीचे सीजियम हो और क्लोरीन के नीचे क्लोरीन हो, और फिर साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं आइडिया इसके बारे में, तो बहुत पहले का पढ़ा होगा, भूल भी गए होगे आप लोग, है ना। चलो अच्छा, 11th में अगर याद हो तो ठीक है, वरना एक देख लो अगला वाला, फिर करना अपने आप में दूंगा करने को, ठीक है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सीजियम क्लोराइड का दे रखा है, इसकी सही रिएक्शन लिखो। बताओ जरा, सीजियम क्लोराइड किससे बनाओगे? CsCl सॉलिड किससे बनाया जाएगा? एलिमेंट से। एलिमेंट कौन सा है? सीजियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, है ना, हाफ करके, है ना। हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे वन फॉर्म करना है, यहाँ पे वन ही होना चाहिए, और इसके 3 एलिमेंट से बनाएंगे। डेफिनेशन फॉलो करो। फिर ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। फिर एक और रिएक्शन लिखो, लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन की। इसको फॉर्म करना है, लैटिस एंथैल्पी कैसे लिखोगे, किससे फॉर्म करोगे? गैसियस आयन से। तो ऐसा कुछ बनाओ कि सीजियम के नीचे सीजियम हो और सीएल के नीचे सीएल हो। तो ये सीजियम आयन गैसियस और सीएल माइनस आयन गैसियस से फॉर्म करना है। डेफिनेशन दोनों की ऐसी ही है ना। एक फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख देना, एक लैटिस एंथैल्पी की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिख देना, और फिर साइकिल कंप्लीट कर लो। सीजियम से नीचे सीजियम पे पहुंचो, क्लोरीन से नीचे क्लोरीन पे पहुंचो, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है गैसियस एटम या आयन से। तो यहाँ पे एटॉम रिमूवल के लिए पहले आपको इसको गैस में लाना पड़ेगा। तो सीजियम गैस कौन सी एंथैल्पी होगी? ये सब्लिमेशन, ठीक। फिर आप इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा एच आई आयनाइजेशन एंथैल्पी।
फिर क्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है Cl में, लेकिन हाँ जब तुम ये, लेकिन गैस गैस में तो है, लेकिन वो अकेला एटम होना चाहिए, तो बॉन्डेड एटम है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वक्त Cl अकेला होना चाहिए। तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, लेकिन आधा मोल, एक मोल के लिए बॉन्ड एंथैल्पी, आधे के लिए B/2। ये क्या बना? Cl गैस। और फिर आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, दिस इज डेल्टा H Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी। आप चाहे तो लेफ्ट से राइट जाओ या घूम फिर के ऐसे जाओ, बात बराबर है। तो हमारे पास क्या हो गया? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आई ई प्लस बॉन्ड एंथैल्पी बाई 2 प्लस डेल्टा एच ई जी, और ये लैटिस एंथैल्पी है ना, डेल्टा एच एल ई है ये, प्लस डेल्टा एच एल ई। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है? -400। डेल्टा एच सब्लिमेशन निकालना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 375, बॉन्ड एंथैल्पी 242/2, डेल्टा एच इजी -350, और लैटिस एंथैल्पी -620। ध्यान देना लैटिस को, क्योंकि फॉर्मेशन की है ना, तो आपको अपने हिसाब से इसका साइन ठीक करना पड़ेगा ना। फॉर्मेशन की लिखा है तुमने, क्योंकि -74 +24, ओके, ये आंसर 74 आता है, बता रहा है ना। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगा 74 सीजियम का। तो क्या करना है? फॉर्मेशन की रिएक्शन सही लिखना, लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन लिखना सही से, सीजियम के नीचे सीजियम, सीएल के नीचे सीएल लगा देना और फिर उसको बना देना, साइकिल बन जाएगी। ठीक, एक दो क्वेश्चन देता हूं। अब डेटा नहीं दे रहा, बस आपको साइकिल जनरेट करनी है, साइकिल फॉर्म करना है, और जो जो तुम्हें डेटा चाहिए मान लो सब गिवन है ना, और साइकिल बनाकर देखो कैसे बनाओगे। कि नोट करने के बाद ड्रॉ बॉर्न-हेबर साइकिल, ड्रॉ बॉर्न-हेबर साइकिल ऑफ BaI2 सॉलिड। करो। BaI2 सॉलिड, बॉर्न-हेबर साइकिल जनरेट करो बेरियम आयोडाइड की। फिर आप कर दो पे बीच वाला पोर्शन।
देखो बना के बेटा बन जाएगा, है ना। तो जो जो तुम्हें एनर्जी चाहिए हो उसको एज्यूम कर लेना। बनाऊं मैं? ओके, तो बैरियम आयोडाइड, पहले तो इसका फॉर्मेशन लिखना है ना, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। किससे बनाओगे इसको? इसके एलिमेंट से। बैरियम मेटल है सॉलिड, और आयोडीन भी सॉलिड में है ना, बैलेंसिंग है। यहाँ पे वन रखना है तो ध्यान देना है। ये हो गई इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर बच्चों लैटिस एंथैल्पी की भी रिएक्शन लिखना है आपको, इसको फॉर्म करना है। ये हो जाएगा डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। किससे फॉर्म करोगे? इसके आयन से। अब आयन कौन सा होना चाहिए? गैसियस, तो बैरियम आयन गैसियस, और 2I- भी गैसियस। ठीक है ना। अब यहां से यहां पहुंचना है, तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है गैसियस एटम से। तो पहले तो उसको सबलाइन करते हैं, तो डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये बन जाएगा बी गैस। और फिर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो उसको बोल देते हैं I1 + I2, है ना। डेल्टा एच है, ठीक है, डेल्टा एच I1 + I2। ठीक है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद आयोडीन सॉलिड से I- तक पहुंचना है, तो अगेन इसको पहले सबलाइन वाली गैस पर आना पड़ेगा, और बॉन्ड भी ब्रेक करना है। पहले क्या करें? सबलाइन की बॉन्ड ब्रेक करें। सबलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में भी गैसेस एटम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कौन सा एनर्जी? डेल्टा एच सब्लिमेशन आयोडीन गैस, है ना। और फिर उसके बाद आप बॉन्ड एनर्जी दे के इसको ब्रेक करोगे, 2I गैस। अच्छा, ये एक स्टेप में भी हो सकता था, एटमाइजेशन भी। एटमाइजेशन अगर होता तो एक स्टेप में आता। ठीक है। और फर्दर इसके बाद आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो दो एटम में, तो डेल्टा Heg1 × 2। ठीक है, देख लो भाई, है ना। कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर एक और देता हूँ मानने को आपको। हो गया? कितने लोग का सही बना? तो पूरा सही था। ओके चलो, अच्छी बात है। कंप्लीट मतलब सही किया हो। ठीक। अगला है ड्रॉ बॉर्न हेबर साइकिल। ड्रॉ बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ Al2O3 solid. Draw, draw Born-Haber cycle of Al2O3 solid. करो, इसको देखो, Al2O3 solid. Born-Haber cycle of Al2O3 solid का बनाओ। कर लिया?
तो Al2O3 सॉलिड, Al2O3 सॉलिड है ना, इसको हमें फॉर्म करना है। अब किससे फॉर्म करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो 2Al सॉलिड और O2 गैस है ना, तो बैलेंस कर लेते हैं 3/2, ये हो गया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, फिर मैं लैटिस एंथैल्पी लिखूंगा। लैटिस एंथैल्पी में भी इसको फॉर्म करते हैं और इसके आयन से फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से आयन से, एल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। और कितने एल्युमिनियम आयन है, 2, तो 2Al3 प्लस गैस प्लस 3O-2 गैस, ऐसे किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर उसके बाद आपको यहां से यहां इधर से आना है, यहां पे तो आपको सबलाइन करना पड़ेगा। तो डेल्टा H सब्लिमेशन इनटू कितने, 2, और ये 2Al गैस बन गया। और कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3, तो IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 इंटू 2। ठीक है, और फिर इधर की तरफ हमें ओ का पहले बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी एक बॉन्ड की होती है, ये 3/2 बॉन्ड है, तो इंटू 3/2 ये क्या बन जाएगा, 3O गैस। और तीनों ओ में दो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने का है, तो डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2 इंटू 3, इस तरह से, है ना। ठीक है, ये बॉन्ड हेबर साइकिल हुई हमारी कंप्लीट, है ना। तो एक बार देख लेना, तुम्हारे में तो केवल पहला वाला केस NaCl टाइप का ही आता है, तो कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, और ये हमारे पास ये सब कंप्लीट साइकिल है। अब बच्चों क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री में हमें 4 एंथैल्पी और बच रही हैं, एक सॉल्यूशन की, एक हाइड्रेशन की, एक न्यूट्रलाइजेशन और एक रेजोनेंस एंथैल्पी, है ना, यही 4 बच रही हैं। तो हम इनको भी देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान देना कि आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, इन सब का मिला के एक क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे हो, मैंने पहले बोला था कि जे मेंस और S1 के अगर आप ये ओवन क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी, कंबसन और फॉर्मेशन से होते हैं। ये सब के क्वेश्चन क्या होंगे, एक ही तरह के बनेंगे। जब भी आयनेशन एंथैल्पी आएगा तो इनके कॉम्बिनेशन बना के देगा। ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है हाइड्रेशन और सोल्यूशन की एंथैल्पी मिला के। तो उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो हेडिंग डालना अगला, एंथैल्पी ऑफ, हाँ अच्छा वो तो फिर एक बार काम करो, तो 4 पेज पलटो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पेज ओपन करो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पेज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पेज मिल गया आपको, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो पीछे नहीं होगा, तो 4 पेज पीछे होगा, मिल गया। तो बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन में जो अपन नोट करके लिखा था ना, एक पॉइंट ये लिखा है, कार्बन को CO2 बनाओ, H को H2O बनाओ, मिल गया, है ना। दूसरा पॉइंट की वाटर की स्टेट जो होती है वो डिफाइन कर लेना ऑन टेम्परेचर पे, और N को N2 बना के छोड़ दे, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक, तो उसी में चाहो तो पॉइंट एक मैं समझा दे रहा हूँ, वहीं पे भी कहीं पे भी आप लिख सकते हो। पॉइंट ये है कि हालांकि अगर यूज होता नहीं है, सॉलिड एलिमेंट के लिए पर मोल का मतलब होता है पर मोल एटम से। सॉलिड एलिमेंट के लिए अगर 1 मोल बोला जाए तो पर मोल मतलब पर मोल एटम है। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, पॉइंट नोट करके वहीं कहीं पे लिख लेना आप। फॉर सॉलिड एलिमेंट, फॉर सॉलिड एलिमेंट एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए, है ना, उसकी बात कर रहा हूं। फॉर सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट पर मोल मीन्स, पर मोल मीन्स, पर मोल एटम, पर मोल एटम होता है। पर मोल का मतलब पर मोल एटम लेना है, ऐसे मैं समझाता हूं, सर ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। सपोज करो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन की लिखनी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 1 मोल लेते हैं कार्बन सॉलिड प्लस O2, 1 मोल कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। ठीक है ना, 1 मोल कंबशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक कंबशन में क्या होता है, 1 मोल लेना है, ऑक्सीजन की पोजीशन बर्न करना है, CO2 बना देना है।
तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इसे आप रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हो। ठीक। अच्छा, जब सॉलिड एलिमेंट P4 की बात आती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ P4 सॉलिड लिखना है, तो दिमाग में यही आता है, और लॉजिक भी वही बैठता है जो उन्होंने पढ़ा हुआ था कि एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल का मतलब एक मोल P4 को बर्न करना। ठीक है, P4 सॉलिड O2, इससे क्या बना देंगे, P4O10 सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान देना कि जब भी सॉलिड एलिमेंट हो तो एक मोल का मतलब एक मोल एटम से होता है, एक मोल कंपाउंड, मतलब ये पूरा P4 नहीं लेना है, केवल P का चाहिए होता है, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोलते। हाँ, रिएक्शन की एंथैल्पी बोल सकते हो, रिएक्शन तो सही थी। तो हम क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर लिखना है P4 का, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ P4 सॉलिड क्या करेंगे, 1/4 P4 सॉलिड, मतलब एक एटम हो यहाँ पर, है ना, कंपाउंड में नहीं। C3H8 है तो थोड़ी ना करना है कि 1/3 C3 करेंगे, वहां तो एक मोल C3H8 लेंगे। लेकिन अगर सॉलिड एलिमेंट है, एलिमेंट गैसियस भी नहीं, H2 में नहीं, गैसियस एलिमेंट की नहीं, H2 को H2 ही लेंगे, हाफ H2 नहीं करेंगे कंबशन में। लेकिन सॉलिड एलिमेंट में, केवल सॉलिड एलिमेंट में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये O2 गैस से ट्रीटमेंट होगा, क्या बन जाएगा, 1/4 P4O10 सॉलिड, और बैलेंस की एच में कितना था पहले, तो 10/5, और ये क्या हो जाएगा, 5/4। इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हो, और इसे रिएक्शन की भी एंथैल्पी बोल सकते हैं। सपोज करो एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है सल्फर S8 का, S8 सॉलिड का, तो फिर आपको 1/8 S8 लिखना पड़ेगा, 1/8 S8 सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू SO2 गैस। आप चाहो तो इसको 1/8 एसेट लगा के केवल S प्लस O2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक एटम ही लेना है आपको। ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन एसिड का हो गया, ये रिएक्शन की भी एंथैल्पी हो गई। ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस, है ना, और कुछ नहीं होता है सॉलिड एलिमेंट के लिए, केवल सॉलिड एलिमेंट के लिए ऐसा होता है। अपन आगे फिर तो अब फिर वही मेन पेज पे आते हैं, जहां पे हमें लिखना था, कौन सी, हाँ लिखना तो ही, लिखना चाहिए तुम्हें कायदे से, याद कहाँ रहेगा वरना फिर। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा HYD, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बेटा क्या होता है कि आपको एक मोल, एक मोल देखो होता क्या है ना, ये मतलब सबके लिए जनरलाइज्ड नहीं है, बहुत लिमिटेड कंपाउंड के लिए लगता है ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। डेफिनेशन क्या है, एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट लो, सूखा सॉल्ट, या पार्सली हाइड्रेटेड सॉल्ट लेके रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवा के उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म बना दो, हाइड्रेटेड फॉर्म बना दो। ये केवल कुछ 5-6 कंपाउंड के लिए लगता है जिनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जो CuSO4.5H2। आप क्या करो, एक मोल एनहाइड्रस CuSO4 ले लो, उसमें रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 5, 5 ऐड किया और CuSO4.5H2 बना दो, बस ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। तो क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिख लो, इसमें लिखो एंथैल्पी चेंज, हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसमें लिखो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of enthalpy change when 1 mole of
anhydrous, enthalpy change when 1 mole of anhydrous or partially hydrated salt or partially hydrated salt or partially hydrated salt combines with required molecules of water, combines with required molecules of water, combines with required molecules of water to form its specific hydrated salt, to form its specific hydrated salt. बस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इतना है ना, और इसका कहीं यूज नहीं होता, केवल एक क्वेश्चन बनता है वो सॉल्यूशन के साथ, है ना, जब दोनों को मिलाते हैं। पहले इसको लिखना सीख लेते हैं। क्या होगा, सपोज करो आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखना है CuSO4 सॉलिड का, तो क्या करना है, 1 मोल CuSO4 सॉलिड लिया, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उतने जोड़ दिए और इसका हाइड्रेटेड फॉर्म आपने जनरेट कर दिया। बस ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। ठीक है, अगर तुम्हें सपोज करो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन CuSO4 डॉट 2H2O लिखना है, 2H2O सॉलिड का, तो कैसे लिखेंगे, जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्स्ट्रा है, यानी 1 मोल CuSO4 डॉट 2H2O सॉलिड ले लिया, कितने वाटर जोड़ दिए, 3H2O लिक्विड जोड़ा और इसका हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड जनरेट कर दिया। बस ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसका। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक हाइड्रेट तुम्हें पता है, कुछ नाम मैं लिख देता हूं जो आपको आइडिया होगा पहले से भी। एक तो CuSO4 ही हो गया, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, MgSO4 डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, Na2SO4 डॉट 10H2O, और कौन सा होता है, CaCSO4 डॉट 2H2O। और ठीक है, CSO4 अगर वैसे यूज नहीं होता है ना, मेनली तो कॉपर सल्फेट में क्वेश्चन डाल देते हैं बस इस तरह से। इसका तो हाफ H2O वाला भी होता है, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्या बोलते हैं, है ना, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। चलो खैर ये लिख लो आप, कुछ कंपाउंड, कुछ जो आपको याद होना चाहिए कि MgSO4 में 7 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, FeSO4 में 7 है और Na2SO4 में 10 होता है ना। तो लिखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, क्या होगा, एक ही मोल लेना है, हर बार की तरह एक ही मोल है, 1 मोल कोई सब्सटेंस ले लो, उसको पानी में पूरी तरह से घोल देना है, बस वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा इसमें 2 डेफिनेशन बनती हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे दिया जाए तो बहुत सारा पानी मिला के पूरी तरह घोल देना है, और अगर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया जाए, भाई 20 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेने हैं, तो 20 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल में इसको घोल देना है। नॉर्मली अगर कुछ ना दिया जाए तो हम इन्फिनाइटली डाइल्यूशन मान के काम करते हैं। मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, कैसे लिखा कैसे आता है वो देखना है आपको। एक ही मोल लेना है तो कंपलसरी है, तो हमेशा वही कर रहे हैं। तो इसमें लिखो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन, इट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग है।
उसमें लिखो it is enthalpy change when 1 mole of substance, it is enthalpy change when 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent. When 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent. 1 mole of substance is dissolved in specified amount of solvent. Full stop. Next line लिखना, when excess amount of solvent is taken, when excess amount of solvent is taken, when excess amount of solvent is taken, comma, the enthalpy change is called, the enthalpy change is called enthalpy of solution. The enthalpy change is called enthalpy of solution at infinite dilution. The enthalpy change is called enthalpy of solution at infinite dilution. Enthalpy of solution at infinite dilution. नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, if it is not mentioned, if it is not mentioned, if it is not mentioned, then we consider infinite dilution. If it is not mentioned, then we consider infinite dilution. If it is not mentioned, then we consider infinite dilution. ना दी जाए तो अपन infinite dilution मान के करेंगे. ठीक है, लिखना कैसे है इसको एक बार देख लो. सपोज करो तुम्हारे पास आया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन NaCl सॉलिड का, ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा. तो क्या करना है, 1 मोल NaCl ले लेना है, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड करना है. मतलब कैसे लिखा मिलेगा, एक्वस लिखो यहाँ पे, एक्वस मतलब बहुत सारा पानी है, और बस इसके आगे लिख के लिख दो NaCl एक्वस, इस तरह लिखना है आपको. और क्योंकि सॉल्ट, आपको अभी अपन ने नहीं डिस्कस किया इस पॉइंट को, कि जो सॉल्ट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. ये 100% अपने आयंस में जाता है. तो आप चाहो तो उसको अपने आयंस में ब्रेक करके भी लिख सकते हो. क्या करना है, या तो ऐसे लिख देना, या फिर 1 मोल NaCl सॉलिड लिख के एक्वस के साथ आप इसको इसके आयंस में ब्रेक कर देना, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, इस तरह से. तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि सॉल्ट आयंस में ही रहेगा पानी के अंदर. तो इसे भी आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ही बोलोगे NaCl सॉलिड का. ठीक है, सपोज करो तुम्हें CaCl2 का लिखना है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट है वहां पे उस हिसाब से अपन लिख देंगे. 1 मोल CaCl2 लेना है सॉलिड फॉर्म में, एक्वस लिख के इसको इसके एक्वस फॉर्म में ले आओ, CaCl2 एक्वस, बस एक्वस लिख दो और कुछ नहीं. या चाहो तो इसको इसके आयन से ब्रेक कर देना, प्लस एक्वस गिव्स यू कैल्शियम प्लस 2 एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस. ये इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया CaCl2 सॉलिड का. ठीक है, बस एक स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं है ना. इस पे क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा, दोनों का यूज मिलावे कैसे करते हैं, है ना. लेकिन एक स्टेटमेंट और लिख लेंगे सॉल्यूशन के बारे में. देखो, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और पूछता है, वो होती है आयंस की. आपने पढ़ा है हाइड्रेशन ऑफ आयंस, नहीं? तो वो हाइड्रेशन ऑफ आयंस, ये हाइड्रेशन है कंपाउंड का, इसमें रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दिया जाता है.
एक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर आयंस का है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, आपको 1 मोल गैसियस आयन लेना है और उसको सॉल्यूशन की तरह लिखना है। जैसे कैल्शियम आयन गैसियस प्लस एक्वस, एरो कैल्शियम आयन एक्वस, उसको हाइड्रेशन कर देना है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर आयंस का है, गैसियस आयंस का है, तो उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की तरह लिखना है। तो नोट करके लिख लो, फॉर गैसियस आयंस, नोट करके लिख लो, फॉर गैसियस आयंस, फॉर गैसियस आयंस, comma, enthalpy of hydration for gaseous ions, comma, for gaseous ions, comma, enthalpy of hydration is similar to enthalpy of solution. Enthalpy of hydration is similar to enthalpy of solution. Enthalpy of solution. जैसे मान लो आपको enthalpy of hydration किसी आयन का लेते हैं Na प्लस गैस का लिखना है, तो क्या करना है, 1 मोल Na प्लस गैस, नाम है हाइड्रेशन लेकिन लिखना सॉल्यूशन की तरह है, एक्वस लिख के इसको Na प्लस एक्वस लिख देना है, 1 ही मोल लेना है बस। सपोज करो आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसी का लेते हैं I माइनस का लिखना है, I माइनस लेकिन गैस में होना चाहिए ना, सॉलिड लिक्विड में नहीं। तो I माइनस का 1 मोल लिया गैस में और एक्वस पानी में घोल के उसको I माइनस एक्वस के फॉर्म में ब्रेक कर देना, बस ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ठीक है, चलो यहीं तक कर रहे हैं। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो अगली क्लास में देख लेंगे। तो होमवर्क में देता हूं तब तक आपको। रेसेस कहां तक हुई थी? 14-15। तो आगे कर लेते हैं रेसेस। तो अभी तुम लोग पेपर भी है तो तुम लोग तो थर्मो करोगे नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालूं कि भी रहने दो? थर्मो 1 के अभी नहीं, मंडे को करोगे? चलो अच्छा, सीट दिखाना कोई आप मेरे जिन्होंने टिक कर रखा हो। टिक किया है किसी ने सीट? टिक है इसमें? ओके। जे मेंस में 4 नंबर, O2 कर लेते हैं ना इसकी। O2 में क्वेश्चन ठीक भी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 सब तो जा रहे हैं। O1 तो हो गई है लगभग लगभग, कुछ एक आध छोड़ दो तो। रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है एक। H2 नहीं दिया ना इसका, काफी है ये। ठीक है, O2 हार्ड होता है। ठीक है, S1 में शायद एक आध कुछ क्वेश्चन मिले तो देखता हूँ। S1 तो कर सकते हो। ये 6 7 नहीं दिया था मैंने क्या S1 का? 6 7 दे दिया है ना, टिक नहीं किया है इसलिए। लेकिन 19 वाला भी नहीं किया है क्या? हाँ, अच्छा बनाया है आपने? नहीं, टिक तो नहीं किया किसी भी तरह का। ठीक है, चलो कोई नहीं। S1 में 26,
ठीक है, काफी है कर दोगे। S2 में 2 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, S2 में 2 कर लो खाली, 1 2 नहीं। ठीक है, रेस नहीं तो एक आधा और कर सकते हो फिर तो, बताए 2 हो गए। एक रेस का मतलब 2 क्वेश्चन S2 को। चलो अच्छा ठीक है ना। ठीक है चलो, इसके बाद देखो मेरे ख्याल से इस चैप्टर को लेके अपनी एक क्लास 2 क्लास में आराम से होगा कंप्लीट। और फिर थर्मो डायनेमिक्स 2 है ना, उसकी 6 क्लासेस, बस फिर थर्मो खत्म ही है। ओके, एंड कर रहा हूँ मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।